हेलो गाइस। तो मेरा नाम इमरान है और 69th बीपीएससी में मैंने 32nd रैंक सिक्योर किया था। और जो एसए का पेपर होता है उसमें मेंस में उसमें मेरे 170 मार्क्स थे। इंग्लिश मीडियम से मैंने एसए लिखा था। तो 70th बीपीएससी का एक हमारे पास आज एसए है जो अनएवेलुएटेड शीट कमीशन ने जारी किया था उसका। और उसी के तीनों एसएस को आज हम देखने जा रहे हैं, इवेलुएट करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कौन कौन से मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करने हैं अपने पेपर में। तो सबसे पहला जो ऐसे आया था ना उसमें ये चार टॉपिक्स थे: इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस और सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले जब टॉपिक आप चूज कर रहे होते हैं ना कौन से टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, तो इस कैंडिडेट ने सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे कर दी है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई भी आप चारों टॉपिक में से उसी टॉपिक को चुनने की कोशिश करें ना जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस को ओपन कर पाएँ, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक पॉइंट्स हो जो कि दूसरों के पास नहीं हो। यही आपके आंसर को स्टैंड आउट कराएगा। पहला डायमेंशंस और दूसरा यूनिक पॉइंट्स या यूनिक एग्जांपल्स या यूनिक कोट्स। यूनिक कोट्स कम, यूनिक पॉइंट्स और एग्जांपल्स ही ज़्यादा, जो आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू या जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसको सब्सटेंशिएट करता है, वैसे पॉइंट्स ही आपको आंसर एक अच्छा ऐसे लिखने में हेल्प करेगा और अच्छा मार्क्स दिलाएगा। इस कैंडिडेट ने ना सॉइल कंजर्वेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग को चूज़ किया है। ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये जीएस का ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन बन जाता है। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन होने की वजह से ना एक ऐसे मेंस में भी आप जब आंसर लिखते हैं जीएस के तो हार्डली 4 to 5 पेजेस में लिखते हैं। और जब आप उसी चीज़ को एस्से में लिख रहे होंगे ना तो वो 9 to 10, कभी कभी 11 पेजेस में भी आपको लिखना पड़ सकता है। तो आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। और अगर नहीं है तो अब तब आप ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड ही करें। फॉर एग्जांपल इस एस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कैंडिडेट ने ज़्यादा यूनिक पॉइंट्स नहीं डाले हैं। जो भी पॉइंट्स डाले हैं वो काफ़ी जेनरिक है जिसकी वजह से मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। और ये एस्से जो फाइनली जो टर्न आउट हुआ है ना वो काफ़ी एवरेज एस्से टर्न आउट हुआ है। वही मैं आपको इसके अलग अलग पैराग्राफ्स के थ्रू गो उनके पैराग्राफ से गो थ्रू करूँगा और फिर दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और कौन कौन सी गलतियाँ इस कैंडिडेट ने की हैं। सबसे पहले तो टॉपिक को चूज़ ही नहीं करना चाहिए था ये, क्योंकि आपके पास 4-5 पेज को कितना ही आप एक्सटेंड कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले लड़के ने कोट से शुरू किया है: द रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आवर फोर फादर्स एंड इट शुड बी यूटिलाइज्ड एज वी हैव टूक डेट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है। रियो सबमिट का ये कोट इस कैंडिडेट के हिसाब से है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि होगा। ठीक है, क्योंकि हम अभी जा कर के उसको वेरीफाई नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पैराग्राफ में ना इस कैंडिडेट ने सॉइल के बारे में लिखना शुरू किया है कि सॉइल का सिग्निफिकेंस क्या है। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन विच प्लांट्स ग्रो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। सबसे पहले ग्रामर की भी इशू है, यहाँ ग्रोज नहीं ग्रो होगा। उतना ध्यान वैसे ग्रामर पे देते नहीं है, पर आइडियली जितना आप अपने आंसर को एरर फ्री बना पाए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल देता है कि एग्रीकल्चर करते हैं हम सॉइल पे, एंड वी डू सेवरल सेटलमेंट एक्टिविटीज लाइक हाउस मेकिंग, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, रोड, रेलवे ट्रैक्स एंड सो ऑन। ठीक है। इस पैराग्राफ में इसने सॉइल का यूजेज बताया है। इसके बाद से आप अगले पैराग्राफ में जाइएगा ना, इस लाइन को आप देखिएगा तो इस सेंटेंस को दोबारा स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरिंग में इशू है। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता था। उसके बाद जब नेक्स्ट पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं तो इसमें ये लड़का डिफाइन कर रहा है कि सॉइल होता क्या है। बल्कि प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग में ना पहले डेफिनीशन आता है, उसके बाद से ये वाला पैराग्राफ आता है जिसमें कि सॉइल का यूजेज बताता है बच्चा। ठीक है, या लड़का जो भी कैंडिडेट है ये। लेकिन ऐसा नहीं किया इस कैंडिडेट ने, पहले सॉइल का यूज बता दिया उसके बाद से डेफिनेशन दे रहा है, तो एक तरीके से फ्लो मेंटेन होने में दिक्कत आ रहा है। ठीक है। उसके बाद से ये वही डेफिनेशन बता रहा है, किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है वो बता रहा है। और यहाँ पे देखिए फिर से ये ऊपर भी लिखा था कि सॉइल फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस, और फिर से लिख रहा है। तो ऐसे रेपिटेशन को अवॉइड करना है।
ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए अगले पेज पे अगर हम मूव करें तो क्या लिखा है, वाइल विद ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन द सॉइल क्वालिटी इज बीइंग डिग्रेडेड। यहाँ से ये आ रहा है बच्चा कि सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है और क्यों सॉइल कंजर्वेशन की ज़रूरत है। ठीक है, और इसमें भी काफ़ी जेनरिक पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पे इसने लिखा है ना कि दिस क्रिएट्स ह्यूज प्रॉब्लम इन फीडिंग द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ 8 करोड़। ये क्लियर नहीं है कि कौन से पॉपुलेशन की बात कर रहा है। क्या हमारे यहाँ सिर्फ 8 करोड़ पॉपुलेशन ही है या क्या है, ये किस चीज़ के पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है। फिर अगले पैराग्राफ में आप जाइएगा तो रीजंस बता रहा है और सॉइल डिग्रेडेशन के रीजंस क्या क्या है। ठीक है, इसमें भी वो किसी डेटा सोर्स को कोट नहीं कर रहा है कि कौन से क्रेडिबल बॉडी ने इस चीज़ की बात की है कि ये रीजंस है। ठीक है, रीजंस हैं, लेकिन जब तक आप उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते हैं किसी रेप्यूटेड बॉडी के डेफिनेशन से या रेप्यूटेड बॉडी के स्टेटमेंट से, तब तक वो मार्क्स दिलाने का पॉसिबिलिटी उसका बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, इसमें भी वही बात कर रहा है क्या क्या रीजंस हैं उसके डिग्रेड होने की। ठीक है, इसमें भी स्ट्रक्चरिंग में इशू है। जैसे डेफिनेशन के बाद यूजेज आता है ना, वैसे ही इसमें क्या किया, पहले डिग्रेडेशन इसमें पहले क्या किया, रीजंस बता दिया डिग्रेडेशन का, उसके बाद से इस पैराग्राफ में कंजर्वेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे पहले जो यहाँ पे आप देखिएगा, कहाँ, यहाँ पे उल्टा कर दिया था, पहले यूज बताया फिर डेफिनेशन बताया, जबकि असल में क्या होना चाहिए था, पहले डेफिनेशन फिर सॉइल यूजेज। ये गलती इस पैराग्राफ में आते आते इस कैंडिडेट ने सुधार लिया है। यहाँ पे क्या किया है, पहले डिग्रेडेशन के बारे में बताया कि कौन कौन से कॉजेज हैं जिसके वजह से सॉइल डिग्रेड होता है, उसके बाद से उसके कंजर्वेशन के मेथड्स बताए हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन ठीक हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग में इशू नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ट्रांजिशन अच्छा है ये। ठीक है, ऐसा ही ट्रांजिशन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिनिमाइजिंग ओवर ग्रेजिंग एंड प्लांट माइनिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेजेस। अब यहाँ पे भी ना एंड के जगह पे कॉमा इसको देना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद से इसने चिपको मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन चिपको मूवमेंट जो है ना वो डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। उसका सॉइल कंजर्वेशन से डायरेक्ट रिलेशन कौन सा है ना, ये हमारे पास उतना समझना मेरे लिए मुश्किल हुआ। कोई ऐसा, ही शुड हैव गिवन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग मोर रिलेटेबल टू सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, चिपको मोमेंट वाला उतना सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद से आप देखिएगा ना, ग्रामर का भी इशू है। यहाँ पे ये सुंदरलाल बहुगुणा की बात कर रहे हैं और फिर आगे आने वाले पैराग्राफ में डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट की बात करते वक्त फ्यूचर टेंस का यूज कर ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इफ ट्रीज विल बी कट द इरोजन रेट इन हिली एरियाज विल बी हायर एंड इट विल बी हार्मफुल फॉर हिली पीपल। लेकिन विल की ज़रूरत नहीं है ना, या तो इसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए, ठीक है, प्रेजेंट में लिखिए या पास्ट में लिखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हो रहा है। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में इशू है। ग्रामर पे अगर कमांड नहीं हो तो आई वुड सजेस्ट कि यू राइट योर आंसर इन हिंदी ओनली, इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, अदरवाइज देर इज नो ऑप्शन बट टू राइट इन इंग्लिश ओनली। राइट, ठीक है। उसके बाद से ये लैंडस्लाइड्स की बात कर रहे हैं कि सॉइल कंजर्वेशन नहीं होता और अगर सॉइल में प्रॉपर बाइंडिंग नहीं है तो कैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह आ सकता है। ये ठीक है। उसके बाद से चंबल के रिवाइंस की बात करते हैं और ये कह रहे हैं ना कि वो बैडलैंड टोपोग्राफी जो है वो इरोजन की वजह से है। पर मुझे लगता है ना कि ये जो बैडलैंड टोपोग्राफी है वो इरोजन से ज़्यादा कैंटी रेनफॉल की वजह से है। तो ये एग्जाम्पल भी मुझे डाइजेस्ट करने में थोड़ा इशू हो रहा है। जैसे ये भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है सॉइल कंजर्वेशन से, चिपको मोमेंट, वैसे ही रिवाइंस ऑफ चंबल भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चंबल में रिवाइंस है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल स्कैंटी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए, इट इज़ ट्रू दैट फार्म यील्ड विल बी हायर ऑन यूजिंग फर्टिलाइजर्स। यहाँ भी इनको विल का यूज़ नहीं करना चाहिए था, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता।
या पास्ट में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखिएगा टेरेस फार्मिंग, कंटोर प्लोइंग, प्लांटेशन, ये सब अब सॉल्यूशंस की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले इन्होंने डिग्रेडेशन के कॉजेज बताएं, उसके बाद से कंजर्वेशन के तरीके बताएं, और फिर उसी को फर्दर इलेबोरेट करते हुए और भी तरीके बता रहे हैं कैसे सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। पर मुझे लगता है कि इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही स्टिक रख रहना चाहिए था। क्वेश्चन क्या था? सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इतना ज़्यादा वेग चीज़ों के बारे में बात करके या जेनरिक चीज़ों के बारे में बात करने से अच्छा उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करना चाहिए था कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है, ना कि कंटूर प्लविंग या प्लांटेशन या टेरेस फार्मिंग का जिक्र करते हैं। भले ही इसको शॉर्ट में लिख सकते थे, पर ज़्यादा फोकस इनका होना चाहिए था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के एग्जाम्पल्स बताएं, उनके पास कुछ इंस्टेंसेस हो। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि उन्होंने ये पॉइंट्स इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड उनके पास एग्जाम्पल्स नहीं होंगे सफिशिएंट, और वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि इनके पास इन्होंने एक ऐसा टॉपिक चूज कर लिया है जिसको अलग अलग डायमेंशंस में खोलना इसके लिए भी मुश्किल हो रहा, इनके लिए भी मुश्किल हो रहा होगा। ठीक है। अब आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे नेक्स्ट पैराग्राफ में। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ यूजिंग बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन दे रहे हैं। ये सब चीज़ ना फिलर्स के तौर पे है, ये उतना आपका वैल्यू ऐड नहीं करेगा। ये सब चीज़ आप तभी लिखिए, डेफिनेशंस आई वुड सजेस्ट कि आप तभी लिखिए जब वो आपके एस्से में वैल्यू ऐड कर रहा हो। अदरवाइज सिर्फ पेज फिल करने के लिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसमें आप गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि जैविक कॉरिडोर योजना है बिहार गवर्नमेंट का। ठीक है। वैसे ही नमामि गंगे स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। ऐसे और भी स्कीम्स होंगे, उनके बारे में आप रिसर्च करके, गोवर्धन स्कीम हो गया, तो ऐसे स्कीम्स के बारे में आप रिसर्च करते हैं या आपको अगर पता होता है तब आप उसके बारे में लिखते हैं, तो वो ज़्यादा इस आंसर के डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के करीब होता है। ठीक है। फिर से वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हेल्पफुल होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या है? उसके बाद से इट विल इंक्रीज माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग विल बी डन बाय माइक्रोब्स टू इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट विदाउट यूजिंग यूरिया। यहाँ भी इनको फैक्चुअली ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि क्या ही नीड्स टू चेक वेदर इट इज़ यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन और फॉर इंक्रीजिंग इट, मतलब फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र किस लिए यूज़ होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ होता है या यील्ड इंक्रीज करने के लिए होता है? मेरे ख्याल से तो यील्ड इंक्रीज करने के लिए होता है, पर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। तो ये भी उनको चेक करने की ज़रूरत है, क्या ये फैक्चुअली ठीक है। फिर ये कहते हैं कि क्रॉप प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशस होंगे जब ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। इनके पास क्या कोई ऐसा, जहाँ पे मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इज़ देयर एनी स्टडी टू जस्टिफाई दिस? अगर है तो उसको रेफ़र कीजिए, अगर नहीं है और इन तो ये ऐसा क्लेम करने से बचे। ठीक है। फिर अब इन पॉलिटिकल स्फेयर या जो जनरली आप पढ़ते हैं कि पेस्टल अप्रोच होता है कैसे लिखने में, फिर ज़बरदस्ती वो इन चीज़ों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं इस एस्से में, और मुझे नहीं लग रहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एस्पेक्ट इसमें इंक्लूड किया जा सकता है या कैसे भी इन डायमेंशंस को लिखा जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे आप स्टेक होल्डर्स अप्रोच को यूज़ कर सकते थे कि सॉइल कंजर्वेशन में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स और फिर उनका क्या क्या रोल हो सकता है। जैसे फार्मर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, उन सब के। फिर आप इसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के रोल की आप बात कर सकते थे। सॉइल के लिए से रिलेटेड जो भी बॉडीज़ हैं देश में, आप उसकी बात कर सकते थे। तो ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते थे उन पॉइंट्स पे। पेस्टल अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है। उसके बाद से इन्होंने क्या बात की है, वैसे ही सोशल स्फेयर की बात की है इन्होंने। सोशल स्फेयर फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में इकोनॉमिक वाला तो चलिए समझ में आता है कि, लेकिन इसमें भी ना इकोनॉमिक स्फेयर में भी आप देखिएगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना वो काफ़ी कॉस्टली होता है।
आपने देखा भी होगा क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को जब हम कंज्यूम करते हैं तो कितना कॉस्टली आता है आज के टाइम में। तो इसको भी इस डायमेंशन को भी इन्हें ऐड करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद से ये कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, दिस मनी कैन बी यूज्ड ऑन अदर सब डेवलपमेंट गोल्स इन टेक्निकल टर्म्स इट विल इन्हांस सॉइल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग विल एक्सेलरेट इट। ये भी टेक्निकल टर्म्स में भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखना चाह रहे हैं। ये बस फिलर के तौर पे लग रहा है मुझे। ठीक है, इस पे स्टेक होल्डर्स अप्रोच यूज़ किया होता है इन्होंने, और फिर सारे स्टेक होल्डर्स का पहले रोल बताया होता है, फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं सॉइल कंजर्वेशन में या ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में भी ये बता रहे हैं कि इससे कैसे इन्वायरमेंट को हेल्प मिलेगा। तो ओबियसली ये सब तो गिवन है, पता ही होता है सभी को। ये जेनरिक पॉइंट्स ही हैं, कुछ यूनिक मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर तमिलनाडु और सिक्किम का ये एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे उन स्टेट्स ने लॉज बनाए हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए। ये चलिए एक हद तक समझने लायक है और इसको इंक्लूड किया जा सकता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच की बात करें, ये एसडीजी एक ऐसा चीज़ है जिसको दाल में नमक की तरह है ये, नहीं बल्कि सब्जी में जैसे आलू होता है ना, उसकी तरह है, किसी भी आंसर में बस इसको डाल दो। तो वैसे इन्होंने भी डालने की कोशिश की है। अगर क्रिटिकली मैं बोलूँ तो ये उतना वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। अगर ऐड करना होता तो ये एसडीजी नंबर डालते कि कोई एसडीजी ऐसा है जो कि सॉइल से रिलेटेड है, तब वो समझ में आता। ठीक है, फिर ये इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाने से पहले गोल्डन एग और मुर्गी वाली कहानी बता रहे हैं। उसके उसका एनालॉजी देते हुए इन्होंने इस एस्से को एंड किया है। तो ये एनालॉजी ठीक ठाक है, चल सकता है, बट अदर देन दिस दिस एस्से डज नॉट सीम टू बी अबव एवरेज इन एनी मैनर। ठीक है, दिस कैंडिडेट नीड्स टू वर्क ऑन ग्रामर प्लस राइट रेलिवेंट पॉइंट्स, जैसे चिपको आंदोलन और नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह लिखने से ज़्यादा रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, बस लिखने के लिए एग्जाम्पल्स नहीं लिखने चाहिए। स्टेक होल्डर्स अप्रोच इसमें यूज़ किया जा सकता था पेस्टल अप्रोच के जगह पे। ठीक है, इससे अलग अलग डायमेंशंस खुलते हैं। फिर ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड ही करना चाहिए जो जीएस टाइप क्वेश्चंस हैं। ये भी एक सीख मिला हमें इस आंसर से। और इस अगर मार्किंग की बात की जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि इस आंसर में इनको अगर खूब लिबरल मार्किंग भी करता है ना कमीशन, और अगर हम 69 बीपीएससी के पैटर्न के हिसाब से देखें जिस हिसाब से इंग्लिश का मार्किंग हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि इनको 42 से 44 से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा इस पर्टिकुलर एस्से में। इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद सेकंड एस्से क्या था, पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी, एंड ऑफ करप्शन एंड अपलिफ्टमेंट, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट, वर्ल्ड वेलफेयर इज इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल कंसेशंस। इन्होंने करप्शन को चूज किया है लिखने के लिए। इसमें भी बहुत कुछ लिखा जा सकता था पर इन्होंने उतना लिखा नहीं है। मैं आपको अभी पढ़ के दिखाता हूँ। इन्होंने सबसे पहले भगवत गीता का एक कोट लिखा है, अ पर्सन कैन नॉट गेट डिफीटेड अनलेस हैविंग सम बैड हैबिट्स और मैनर्स इन हिम। ठीक है, ये कोट चल सकता है पर उतना अपीलिंग नहीं लग रहा। और प्लस यहाँ पे पहले कोट वगैरह तो आप तब लिखते हैं ताकि आप इवेलुएटर के अटेंशन को ग्रैब कर सकें, और जहाँ पे आप अटेंशन को ग्रैब कर रहे हैं वहीं पे ग्रामेटिकल एरर कर दें, तो ये तो आपके लिए निगेटिव पॉइंट के तौर पे काम करेगा। वही हाल यहाँ हुआ है। ठीक है, उसके बाद से इसी को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस प्रोवर्ब फिट्स इन द केस ऑफ ए कंट्री वेयर करप्शन इज हाई, करप्शन विल नॉट लीड द स्टेट कंट्री टू ग्रो। यहाँ भी देखिए विल इनको यूज़ नहीं करना चाहिए था, इनके साथ मुझे लग रहा है ग्रामर का इशू है, प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते थे। और फिर ये करप्शन इज हाई जहाँ पे कह रहे हैं ना, इनको डेटा कोट करना चाहिए था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जैसे कोई शायद रिपोर्ट आता है, या करप्शन से रिलेटेड कोई तो रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का या किसी का है, तो वो इनको देखना चाहिए था और वैसे रिपोर्ट्स को कोट करना चाहिए था। ठीक है, फिर यहाँ भी देखिए आप, ये फिर से प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये कंट्रीज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट वर्क विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड के जगह पे नेगेटिव लिखना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद से ये एग्जांपल दे रहे हैं बिहार के बारे में, कि इंडिपेंडेंस के बाद ये प्रोस्पेरस था, उसके बाद से प्रोस्पेरिटी कम हो गया क्योंकि करप्शन की वजह से। इसके लिए भी इनके पास सब्सटेंशियल कुछ डेटा वगैरह रहता, या कोई रिपोर्ट रहता, तब ज़्यादा अच्छा होता। ये एक प्लेन आर्ग्यूमेंट लग रहा है इनके तरफ से। ठीक है,
उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं वो। और इसमें ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन था, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ केम टू लॉस के जगह पे ये एंड लिख सकते थे। द एम्पायर विच वॉज नॉट हैविंग सनसेट फ्रॉम ऑल द टेरिटरीज इट possessed केम टू एन एंड, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है। उसके बाद से करप्शन इज द कैंसर डिजीज फॉर अ डेवलपिंग कंट्री विच विल पैरालाइज, वही ग्रामर का ही इशू है। यहाँ पे करप्शन इज लाइक अ कैंसर होता। ठीक है। एंड लेट द डाउनफॉल ऑफ ए कंट्री, यहाँ भी लेट के जगह पर लीड्स टू लिखा जा सकता था, एंड लीड्स टू। ठीक है। वैसे ही करप्शन इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन पेज एक्स्ट्रा, ये सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन जैसा दे रहे हैं ये। ठीक है, ये भी जेनरिक ही है। उसके बाद से किस चीज़ की बात कर रही है, कैसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात, अलाउद्दीन खिलजी का, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसमें। कैसे स्पाई सिस्टम वगैरह लगा रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये तो रहना ही चाहिए, ये यूनिक पॉइंट है। इसी टाइप के यूनिक पॉइंट्स आपको डालने चाहिए। ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सपेंड करते हुए उन्होंने ये बताया कि फ्री नंबर्स टू लेट देम नो, इन्होंने ये बताया कि कोई टोल फ्री नंबर है जो कि करप्शन के बारे में बताने के लिए होता है। और इनका ये क्लेम है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगा है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि उतना ज़्यादा करप्शन इंडिया में नहीं हुआ है और सभी करप्ट नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं एक तरीके से। फिर ये ग्रीस का एग्जांपल देते हैं कि ग्रीस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा क्योंकि वहाँ पे करप्शन था। लेकिन इन चीज़ों की बात करने से और सब्सटेंशिएट करने के लिए ना, वैल्यू ऐड करने के लिए उन्हें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करनी चाहिए थी। बिहार में भी विजिलेंस है, उसकी बात करनी चाहिए थी। लोकपाल एक्ट की बात करनी चाहिए थी। उसी तरीके से अभी 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स के लिए कहा गया है कि अगर वो उन पे कोई सीरियस चार्ज लगता है तो उन्हें 1 मंथ के बाद उन्हें ये अज्यूम किया जाएगा कि दे हैव वैकेटेड द पोस्ट, और दे आर डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड दैट पर्टिकुलर मिनिस्टीरियल पोस्ट। ठीक है, उस टाइप के एग्जाम्पल्स की इन्हें बात करनी चाहिए थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह की बात करनी चाहिए थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करनी चाहिए थी। कैसे ये सारी चीज़ें मिलकर के करप्शन को कम करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। उसके बाद से इन्होंने सुल्तानगंज के ब्रिज की बात की थी, यहाँ भी ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, इसको लिखा जा सकता था। उसके बाद से इन्होंने क्या बात की है, इट ब्रिंग्स अस टू थिंक विल इट कंटिन्यू और वी एज ए सिटीजन स्टेट और कंट्री पीपल विल डू समथिंग। ठीक है, द आंसर स्टार्ट फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू अदर्स। ठीक है, काम चलाने लायक है। उसके बाद से ये कोट ना, मुझे इसका रेलेवेंस समझ में नहीं आया कि ये क्यों इन्होंने यहाँ पे लिखा है। क्या इसकी ज़रूरत थी या बस सिर्फ कोट लिखने के लिए लिख दिया है? कोई आर्ग्यूमेंट के साथ बैक्ड होता है ये तब समझ में आता है। उसके बाद से ये जय हो मूवी की बात कर रहे हैं कि जय हो मूवी कैसे एक चेन बनाने की बात करता था। ठीक है, इससे अच्छे एग्जाम्पल्स भी दे सकते थे ये, पर इन्होंने दिया नहीं है। फिर क्या, अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री विल बी देयर इफ द करप्शन इज मिनिमाइज्ड और एंडेड। ठीक है। उसके बाद से गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, ये सजेशंस दे रहे हैं। सजेशंस तभी आप दीजिए जब आपके पास किसी अच्छी बॉडी का सजेशन आपके पास मौजूद हो। कोई कमेटी बनाई हो सरकार ने करप्शन को टैकल करने के लिए, उसके कुछ रिकमेंडेशंस हो, उसकी बात कीजिए। जेनरिक बातें करने से उतना इम्पैक्टफुल इससे आप नहीं लिख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ब्राइब वगैरह देने से बचना चाहिए। ठीक है, इन रूरल एरियाज इफ़ अ शॉपकीपर इज सेलिंग प्रोडक्ट्स ही यूज टू आस्क फॉर मोर मनी इट इज़ हिज फॉल्ट, कंप्लेन इट टू द अथॉरिटीज। ठीक है, एक सिविक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बट देयर कुड बी मोर थिंग्स टू राइट। ठीक है। उसके बाद से ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वो ई गवर्नेंस विल रिमूव करप्शन। ठीक है। इसमें आप आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं, आधार इनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है ना, उसका एग्जांपल दे सकते थे। फिर कह रहे हैं कि पीपल को अवेयर करना चाहिए। ठीक है, ये भी चल सकता है पॉइंट। उसके बाद से वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी चल सकता है। इफ करप्शन इज एंडेड एसडीजी बूस्ट होगा, विकसित भारत का गोल कंप्लीट होगा। ये ठीक है, कह सकते हैं कंट्री विल अपलिफ्ट इन मेनी एरियाज। अब कौन कौन से सेक्टर में अपलिफ्टमेंट होगा अगर करप्शन खत्म होगा तो, उसकी बात कर रहे हैं ये।
ये भी जेनरिक ही पॉइंट्स हैं, कह रहे हैं कि रोड ब्रिज वगैरह अच्छे से बनेगा, गुड गवर्नेंस होगा, वर्क स्पीडी होगा, गवर्नमेंट प्लान्स टाइम पे कंप्लीट हो पाएंगी। और ये सब जेनरिक पॉइंट्स है, उतना कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ स्टैंड आउट करने जैसा है इस एस्से में। करप्शन लीड्स टू स्लो डाउन कंट्रीज ग्रोथ। ठीक है, इफ इट इज इम्पोर्टेंट, इफ इट इज एंडेड अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी विल बी डन अलॉन्ग विद कंट्री। गांधी जी की बात की इन्होंने। ठीक है, उसके बाद से इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इसमें भी ना जेनरिक ही है ये भी आंसर, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इन्हें सीवीसी लोकपाल की बात करनी चाहिए थी, कुछ प्रोमिनेंट करप्शन केसेस की बात करनी चाहिए थी, जैसे बोफोर्स केस हुआ था, जिसकी वजह से सरकार गिर गई थी। उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, उसकी बात करनी चाहिए थी। एमपी में एमपी में एक हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मेडिकल एडमिशन में स्कैम हुआ था, उसकी बात करनी चाहिए थी। ऐसे ही बहुत सारे केसेस है, चारा घोटाला अगर बिहार की बात करनी हो उसकी बात करनी चाहिए थी। ऐसी चीज़ों की इन्हें बात करनी चाहिए थी। अगर पॉलिटिकल ये अन्ना मूवमेंट की बात करनी चाहिए थी। उसके बाद से लीकेजेस जो होते हैं गवर्नमेंट में उसकी बात करनी चाहिए थी इन्हें। इसके बाद से इनको ये भी डिस्कस करने चाहिए कि वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू रिमेन ऑनेस्ट। ये भी बात करनी चाहिए कि गवर्नमेंट में सैलरी जो है ना वो नॉट अप टू द मार्क व्हेन वी कंपेयर इट टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, उसके बाद से इनको अगर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट डालना था तो बुद्धा के एट फोल्ड पाथ की बात कर सकते थे, जिसमें कि मिनिमल नीड्स की बात करता है, अपने डिज़ायर्स को कम करने की बात करता है। ठीक है, इन चीज़ों की बात करता है, सिंपल लिविंग की बात करता है। तो ऐसे पॉइंट्स को अगर ये डालते हैं ना तो इनका आंसर इससे बेटर हो सकता था। इस ऐसे में भी मुझे लगता है कि 42 44 से ज़्यादा इन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो बिहार वाला ऐसे होता है, इसमें चार इनके पास ऑप्शंस हैं कि बनले के साथ है सब केहू और बिगड़ले के साथ है केहू ना। जइते माछी नहीं घोटाई, जियते माछी, जियते माछी नहीं घोटाई, ये दूसरा था। तीसरा था बापक नाम साग पात अब बेटा के नाम परोरा। ठीक है, ये भी एक ऐसे था। चौथा था जैसन बोए वैसन काटम। ठीक है, इन्होंने एस्से का टॉपिक तो इस बिहार वाले एस्से में इन्होंने ठीक चूज किया है। और उसके बाद से इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल्स इन्होंने कैसे कोट किए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनको मार्क्स उसी से मिलना है। और कौन कौन से डायमेंशंस को इन्होंने टच किया है। इनका ये कहना वाट यू विल कल्टीवेट द सेम यू विल, यहाँ पे कल्टीवेट नहीं वाट यू विल सो होगा। ठीक है, द सेम यू विल गेट एज यील्ड। ठीक है, ये कह सकते हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान आर्मी स्कूल का ये एग्जाम्पल देते हैं, कैसे वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ही नर्चर करता था टेररिस्ट को। ठीक है, उसके बाद से ये किसका एग्जाम्पल देते हैं, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल देते हैं। किम जोंग के अंकल की बात करते हैं, कैसे किम जोंग के अंकल ने डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अपनाया वहाँ पे, और फिर उसके बाद किम जोंग ने ही उनको मार दिया। उसकी बात करते हैं यहाँ पे, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। मुझे इस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में पता नहीं है, पर उन्होंने लिखा है तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ठीक ही लिखा होगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल कौन सा दे रहे हैं ये, भगवत गीता का। In both these events, we can see that what Pakistan and uncle of Kim Jong has done or spreaded the message they have to suffer the same. वही ग्रामर का इशू है। इन भगवत गीता इट इज रिटन दैट कर्मा बैक्स टू यू, इफ इट इज गुड यू विल गेट गुड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। ऊपर वाले एग्जाम्पल्स ठीक है, इंट्रोडक्शन भी ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ इन्होंने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इंट्रोडक्शन की शुरुआत की है। ठीक है, अब ये अलग अलग पेस्टल अप्रोच के हिसाब से अलग अलग डायमेंशंस को खोल रहे हैं। सबसे पहले ये शाहजहां की बात कर रहे हैं, कैसे शाहजहां ने अपने फादर को अपोज किया था, और फिर शाहजहां के बेटों ने भी अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। तो इससे क्या पता चला कि कैसे जैसी करनी वैसी भरनी सॉर्ट ऑफ थिंग। ये भी एक ठीक एग्जांपल है। उसके बाद से पॉलिटिक्स में आते हैं जब वो, तब पॉलिटिक्स में वो किस चीज़, इंदिरा गांधी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज किया, जिसके बाद से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें देखेंगे ना तो 1980 में तो वो दोबारा वापस आ गई थी। लेकिन ठीक है,
आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए ये पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, फिर पॉलिटिकल के बाद से वो इकोनॉमिक स्फेयर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वो लिख रहे हैं कि आफ्टर अटैक ऑन टूरिस्ट बाय टेररिस्ट एट पहलगाम, इंडिया ब्रोक्ड इंडस वाटर ट्रीटी। ब्रोक नहीं, विड्रीव। इंडिया विड्रीव फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, विल नहीं, फिर वही ग्रामर वाला ही इशू है इनके साथ। आफ्टर दिस लॉस ऑफ ट्रीटी पाकिस्तान विल सफर अ लॉट, दिस विल ब्रेक पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक है, कहने काम चलाने लायक है एग्जाम्पल। सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने ऐसे ही किसी की कहानी लिख दी है, एनालॉजी टाइप का या स्टोरी। मुझे लग रहा है कि ये कुक्ड स्टोरी है, बनाया हुआ स्टोरी है। तो ऐसा कुछ लिखने से बचना चाहिए। सोशल कॉन्टेक्स्ट वाला स्टोरी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसके बदले आप लिख सकते थे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से है। इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन country's development, wherein we see issues like factionalism, caste-based politics, communalism, ये सब एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते थे ये। ठीक है, उसके बाद से सोशल कॉन्टेक्स्ट के बाद से जब ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, 2-3 months ही अंडरस्टैंड्स, वही सोशल वाला ही, ये उसी स्टोरी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में लेकर के जाते हैं, या वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ इलॉन मस्क। ठीक है, एग्जाम्पल तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये हर पैराग्राफ को शुरू करने से पहले ये लिख रहे हैं कि इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, इन टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट, इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। बार बार रिपीटेशन हो रहा है और एक ही तरह का मोनोटोनस लग रहा है, बोरिंग लगने लग रहा है। ऐसे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ना आप अलग अलग टाइप से सेंटेंसेस को शुरू, पैराग्राफ्स को शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये फ्रेज को यूज़ किया ही जाए, इसके जगह पे आप कुछ और लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि रेपिटेशन करने से आपके इवेल्युएटर पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ही सेंट स्पेस क्राफ्ट टू स्पेस टूरिस्ट, द वर्ल्ड दैट पीपल हैज नेदर ड्रीम्ड ऑफ, द पीपल हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ, ही सेंट स्पेस क्राफ्ट्स फॉर स्पेस टूरिस्ट। ठीक है, ड्यूरिंग his initial days he along with his brother got equal money from his father, he started investing the money on science field exploration। ठीक है, कह सकते हैं his brother did not take। ठीक है, उसके बाद से ये स्पेस एक्स मिशन को ये स्पेडेक्स मिशन लिख रहे हैं, वो ठीक करने की ज़रूरत है। फिर इन्वायरमेंटल स्फेयर, वही चीज़ सेम रेपिटेशन हो रहा है, इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल में क्या दे रही है, व्हाट विल प्लांट महात्मा गांधी रोम्ड अराउंड द एरिया ऑफ कपिल वस्तु, महात्मा बुद्ध roamed around the area of Kapil Vastu, he saw an old man who was planting a tree। ठीक है, he asked from his, उनके बुद्ध के स्टोरी को लिख रही हैं। ठीक है, ये भी चल सकता है। द स्टोरी बेस्ड डिफाइंस आवर एंसेस्ट्रल अप्रोच, अ फेमस कोट फ्रॉम पंचतंत्र, जो करोगे सो भरोगे। ठीक है, वही सेम चीज़ है, द गुड डीड्स विल ब्रिंग गुड रिटर्न्स। उसके बाद से ये फाइनेंशियल चीज़ों की बात कर रहे हैं कि कैसे ट्रेड मार्केट्स वगैरह में आप पैसे जब लगाते हैं, यहाँ लूजेस का स्पेलिंग देख लीजिएगा ज़रा। ट्रेड, ये भी अच्छा पॉइंट है कि ट्रेड मार्केट्स में शॉर्ट इजी मनी के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में या क्रिप्टो के चक्कर में लग करके कितना नुकसान हो रहा है आज के टाइम में। क्योंकि हम बोने का काम जो है वो हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम शॉर्टकट चीज़ें बिना मेहनत वाली। तो हमारा रिटर्न अच्छा फॉर्मिडेबल और सस्टेनेबल रिटर्न कैसे आएगा, उसमें नुकसान होना तो लाइकली ही है। उसकी बात ये कर रहे हैं। इन्होंने वैसे पूरा चीज़ नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को ऐड किया जा सकता था। फिर रावण का एग्जाम्पल देते हैं ये,
फिर सोशल रिफॉर्मर्स का एग्जाम्पल देते हैं, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब ठीक है। टिल टुडे दे आर इंस्पायरिंग द पीपल। इसका भी एकदम एब्रप्ट एंडिंग हो गया है। ही शुड हैव रिटन कंक्लूजन इन अ बेटर वे। ठीक है। उसके अलावा इस एस्से में और क्या कमी है, वही जो रेपिटेटिव चीज़ें, पॉलिटिकल, टेक्निकल, ये सब एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक स्फेयर, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सारे पैराग्राफ्स में कुछ नया एलिमेंट लाने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल्स मोर और लेस इस क्वेश्चन में और दोनों एसेस के मुकाबले ठीक हैं। ओवरऑल ठीक नहीं है, पर इन दोनों के मुकाबले ठीक है। तो इस आंसर में इनको वही 45 से 48 के बीच में मार्क्स मिल सकते हैं। यही है इनके एस्से में तो, ब्रॉडली। इस एस्से से आपको ये पता चला होगा ना कि इनका जो पेपर है एस्से वाला काफ़ी जेनरिक है। इनको ग्रामर पे अपने काम करने की ज़रूरत है। इनको दो पैराग्राफ के बीच में जब ट्रांजिशन करना है तो कैसे कैसे लिंकिंग सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत है जानने को। उसके साथ ही साथ कौन से टॉपिक को चूज़ करना चाहिए और कौन से टॉपिक को चूज़ नहीं करना चाहिए, उस पे भी इन्हें काम करने की ज़रूरत है। जजमेंट इनका पहले एस्से में सही नहीं रहा है। इन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया है इसमें उनके पास कुछ एग्जाम्पल ही नहीं है। वही जीएस वाले एग्जाम्पल को ही उन्होंने बल्कि जीएस के लायक भी नहीं है इनके पास एग्जाम्पल। काफ़ी जेनरिक पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। कोट्स वगैरह भी उतने अप टू द मार्क नहीं है। इस वजह से 40 42 44 से ज़्यादा मार्क नहीं मिलना चाहिए इसमें। सेकंड एस्से में रिलेटिवली बेटर है, पर उसमें भी कि जो चीज़ें लिखनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है करप्शन को रोकने का, कहाँ कहाँ मेजर करप्शंस हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में, उसकी बात इन्होंने नहीं की है। उसका सोशल इम्प्लीकेशन क्या होता है, उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है, उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होता है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीबीज जो दिया जा रहा है वो भी सॉर्ट ऑफ करप्शन को ही पैदा करता है, ये भी हम वो भी इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो इन चीज़ों की वजह से सेकंड एस्से भी इनका एवरेज ही रह गया। थर्ड एस्से भी रिलेटिवली पहले और दूसरे से बेटर है, पर वो भी ऐसा नहीं है कि इनको 50 से ऊपर मार्क्स मिल जाए, उसमें भी 50 से नीचे ही रहने वाला है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ, हालांकि बीपीएससी का मार्किंग पैटर्न जो है वो प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, और ओवरऑल अगर 69 के बेसिस पे अगर देखें, 69 में जैसा मार्किंग हुआ था, तो 130 से 140 से ज़्यादा इनको मार्क्स मुझे नहीं लगता कि मिलने वाले हैं। 140 ऑन दी अपर साइड, हायर एंड साइड इनफैक्ट, इससे ज़्यादा मार्क्स इनको नहीं मिलने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक एस्से की क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि बेसिक्स आपको एस्से में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स या डेटा पॉइंट्स आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आपका आंसर बेटर हो। और ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि बार बार चलते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एस्से के लिए प्रिपेयर कर लिया तो आपका एस्से बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। धीरे धीरे जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा कमांड आते जाएगा इस पे। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं किसी और टॉपिक पे बताऊंगा कि कैसे एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता था। चलिए, थैंक्स फॉर अटेंडिंग।